वेलकम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था पिछले 2 लेक्चर्स में। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर लाए हैं। तो पहले जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। पहला हमने फीचर देखा था कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। फिर हमने फैक्टर्स देखे थे कि ये क्यों इतना बड़ा हो गया। उसके बाद में हमने देखा था कि ये दूसरे काफ़ी देशों का संविधान पढ़ के और उनका सोर्सेज देख करके हमने हमारा संविधान बनाया है, लेकिन ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उसके बाद में हमने देखा था कि रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है वो देखा था हमने। हमारे देश में किस किस ने क्या क्या बोला है हमारे फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में वो देखा। उसके बाद में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखा था कि क्या क्या नाम उसको दिए गए हैं और उसके क्या क्या फीचर्स रहे हैं। भारत और ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या फ़र्क है वो देखा था। उसके बाद में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी के बारे में हमने बात किया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के बारे में भी। उसके बाद में हमने इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखी थी कि हमारी जुडिशरी में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंडर फिर हाई कोर्ट है और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं। और फिर इंडिपेंडेंस जुडिशरी की रहे उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में रखे गए कॉन्स्टिट्यूशन के, और हम इसे काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आज हम इसके एक समरी ले लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में क्या है। तो 6 डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स, 6 अलग अलग फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं संविधान में। वो क्या क्या हैं? तो राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम है, एक्सप्लोइटेशन, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। इसमें आप देखेंगे तो जो राइट टू इक्वालिटी है वो 14 से 18 आर्टिकल तक रखा गया है। उसके बाद में जो राइट टू फ्रीडम है उसे 19 से 22 आर्टिकल तक रखा गया है। एक्सप्लोइटेशन की बात करें तो 23 और 24 आर्टिकल है। और यदि हम रिलीजन के फ्रीडम की बात करें तो 25 टू 28 ये आर्टिकल है उसका। और कल्चर और एजुकेशनल राइट्स की बात करें तो 29 और 30 है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करें तो 32 आर्टिकल है। यानी कि इसके बीच में एक 31 आर्टिकल पहले फ्रेम किया गया था, लेकिन उसे निकाल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। उसे 31 आर्टिकल को निकाल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में से। और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या आर्टिकल था और उसे क्यों निकाला गया, जब हम फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं कि हमारे पास ये सब राइट्स हैं। हर एक इंडिविजुअल के पास ये राइट्स हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है कि आप कोई भी यदि भारत का सिटीज़न है या नहीं है तो उनके ऊपर ये राइट्स एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद में ये जस्टिसेबल हैं कि अगर आपको ये राइट्स फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है किसी के द्वारा, तो आप उनको कोर्ट में ये बोल सकते हैं कि आपके राइट्स का हनन हो रहा है, इस तरीके से। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं जब इमरजेंसी लगाई जाती है देश में। तो जो राइट्स हैं हमारे ये रद्द हो जाते हैं। आप फिर क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे राइट्स का हनन हो रहा है। तो उस समय केवल आर्टिकल 20 और 21 जो है वो नेशनल इमरजेंसी में, ये याद रखने वाली बात है यहाँ पर कि कौन से राइट्स जो हैं हमारे वो रद्द नहीं होते हैं। तो आर्टिकल्स 20 और 21 जो है वो रद्द नहीं होंगे हमारे नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी। बाकी सभी जो राइट्स हैं वो रद्द हो जाएंगे। हम इसके बारे में वापस ज़रूर पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे इसे। उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि जो स्टेट है या फिर जिसे हम कहें कि जो पार्लियामेंट, जो हमारे सांसद या चुन करके हम जिसे भेजेंगे लेजिस्लेटिव में, तो उनके ऊपर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपको ये काम करने हैं। हालांकि ये जो काम इसमें लिखे गए हैं ये यदि नहीं पूरे होते हैं तो उसके लिए हम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते कि आपने ये पूरा नहीं किया। लेकिन ये रखे गए हैं, इन्हें पार्ट 4 में रखा गया था। उसके बाद में जो B.R. अम्बेडकर जी हैं उन्होंने कहा था कि ये नोवल फीचर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है कि ये सोशलिस्ट हैं, ये गांधीयन हैं, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन हमने हमारे हिसाब से इसे 3 क्लासिफिकेशन इसका इस तरीके से 3 हिस्सों में किया है। और ये रखने का कारण ये था कि ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं कि आप यदि चुन के जाते हैं तो आपको ये एक प्रिंसिपल देते हैं कि आपको ये चीज़ें डायरेक्शंस देते हैं कि आपको ये चीज़ें लागू करनी है हमारे देश में। और यदि आप नहीं करते हैं तो जो सिटीजन्स हैं वो आपको अगली बार चुनकर नहीं भेजेंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को
कॉन्स्टिट्यूशन में जो मिनर्वा मिल्स केस एक आया था 1980 में, उस समय जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर ये केस आया था, और ये और केसेस भी आए थे, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स। तो ये सवाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छी तरह से जजमेंट दिया था। 2-3 केस इसके आए हैं, जिसके बाद अब हम जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में तो आपको बताया जाएगा कि क्या डिसीजन उसके निकल करके आया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखी गई थी जो संविधान में पहले नहीं थी। जब संविधान बना था हमारा तब उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं रखी गई थी। इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके 1976 में रखा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसका रिकमेंडेशन दिया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। जब ये अमेंडमेंट किया गया था 42nd अमेंडमेंट, तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रख दी गई थी पार्ट 4A में। जैसे ही आपको ए दिखता है या बी दिखता है या फिर किसी भी आर्टिकल या पार्ट के आगे एक लेटर दिखता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो अमेंडमेंट करके बाद में ऐड किया गया है, पहले ये संविधान में नहीं था। तो उसी तरह से पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखी गई थी। उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखी गई थी, और 86th अमेंडमेंट करके हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी उसमें ऐड कर दी थी, यानी कि अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास संविधान में है। उसके अंदर से कुछ ड्यूटीज़ यदि हम पढ़ें, हालांकि हम डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन इस समय कुछ अगर हम पढ़ें तो रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, प्रोटेक्ट आवर सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, भाईचारा यानी कि कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल, प्रिजर्व रिच हेरिटेज। ये सभी जो और भी हैं इसमें जो 11 टोटल हैं, तो ये सभी जो ड्यूटीज़ हैं ये हमारे लिए, हमारे ऊपर ये ड्यूटी है कि हमें ये करना है। लेकिन यदि हम ये नहीं करते हैं तो कोई इसके लिए हमारे ऊपर केस नहीं कर सकता है। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये करना है, लेकिन यदि हम नहीं कर पाते तो इसका कोई नॉन जस्टिसेबल है ये, कि इसके ऊपर केस नहीं हो सकता, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कि जिस तरह से आप DPSP के लिए यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, उसी तरह से आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए भी कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट में ज़रूर जा सकते हैं। उसी का आर्टिकल 32 है कि जिसमें यही लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे आगे। अगला प्रोविज़न हमारा है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया था शुरुआत में। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट जो की गई थी 1976 में, उसमें सेक्युलर शब्द ऐड कर दिया गया था प्रियम्बल में। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले लिखा गया है, उसके आगे फिर आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। और प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट रहा है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये वर्ड ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। और जो भारत के सिटीजन्स हैं उनको लिबर्टी दी गई है बिलीफ, फेथ, वर्शिप की। उसके बाद में लॉ ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन दिया गया है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 है इसके लिए, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात किया गया है कि रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हम किसी को भी। तो ये सब आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 14 और 15 की बात की गई है। तो ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, जो फंडामेंटल राइट्स में हमने देखा था 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ देखिए, राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 to 18 आर्टिकल में है। तो यानी 14 और 15 आर्टिकल की यहाँ बात की जा रही है जो सेक्युलर स्टेट की, तो वो राइट टू इक्वालिटी में आता है। उसके बाद हम देख रहे हैं राइट टू जो फ्रीडम है दिया गया है कि आप कोई भी रिलीजन आपका प्रोपागेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में लिखा गया है कि हम ये सभी आर्टिकल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इस समय हम ये देख रहे हैं कि ये सभी आर्टिकल्स में दिया गया है कि आप रिलीजन के रिलेटेड क्या क्या आप आप कर सकते हैं यहाँ देश में हमारे। सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिफाइन होता है। उसके बाद में आर्टिकल 27 में लिखा गया है कि कोई प्रमोशन आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन का जब करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना होता है। जैसे कि पहले आप यदि हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो एक जजिया टैक्स हुआ करता था, जिसे कि बाद में कैंसिल कर दिया गया था। तो उस तरीके का कोई टैक्स किसी भी रिलीजन के ऊपर नहीं लगाया गया है। उसके बाद में जो स्टेट के द्वारा ये आर्टिकल 28 की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये इसलिए क्योंकि जो स्टेट के द्वारा मेंटेन किए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं
उसमें आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकते। स्टेट यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। यदि वो स्टेट, जो भी इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट के द्वारा मेंटेन नहीं किया गया, तो आपके पास छूट है कि आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लेकिन यदि स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड है तो आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर नहीं दे सकते। तो ये आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये सभी आर्टिकल्स आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स में आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल 44 है, जिसमें लिखा गया है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सिटीजन्स के ऊपर। और ये जो आर्टिकल है ये आता है हमारे डीपीएसपी में, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसके अंडर आएगा। और यानी कि ये आप कोर्ट में इसके खिलाफ नहीं जा सकते, ये एक प्रोविज़न है कि आपको ये देना है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं मिल रहा है हमें तो हम कोर्ट में चले गए। बाकी जो प्रोविजंस ऊपर हमने देखे वो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि ये प्रोविजंस लागू किए जाने चाहिए, ये ज़रूरी है इस तरह से। उसके बाद में हमने वेस्टर्न कंसेप्ट जो सेकुलरिज्म का है, यानी कि जो ब्रिटिश हैं या वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो कैसा है कि रिलीजन और जो लेजिस्लेटर है उनको पूरी तरह से अलग रखा गया है, कि बिल्कुल सेपरेट रखा गया कि रिलीजन और का कोई इंटरफियरेंस नहीं रहेगा लेजिस्लेशन में। और भारत का जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि जो हमारा लेजिस्लेचर है वो हमारे रिलीजन्स को सपोर्ट करेगा। और ये नहीं कि प्रमोट कर रहा है किसी भी रिलीजन को, लेकिन जो लेजिस्लेचर है वो सपोर्ट करेगा सभी रिलीजन्स को। इस तरह से हमने हमारा कॉन्सेप्ट रखा गया। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कहा जाएगा। और हमारे जो है जो कंट्री है वो मल्टी रिलीजियस है। और जो हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, तो जो ब्रिटिश का या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है उसे नेगेटिव कंसेप्ट कहा जाता है। इसके बाद में हमने पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था, कम्युनल अवार्ड के बारे में पढ़ा था। राम से मैकडोनल्ड लेकर के आए थे हमारे पिछले लेक्चर्स में, आपको मिल जाएगा। इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे डिटेल में स्टडी की थी। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को हटाकर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी है। और इस रिजर्वेशन ऑफ स्टेट्स में जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन सब के लिए हमने रिजर्वेशन रखी गई है। तो ये रिजर्वेशन रखी है हालांकि, और इसका मतलब ये नहीं है कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट था वैसा नहीं है यहाँ पर। और कुछ वुमेन के लिए भी प्रोविजंस रखे गए हैं। तो उस तरह से जो रिजर्वेशन है वो ज़रूर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसका मतलब ये था उस समय कि एक बराबर, एक इक्वालिटी लानी थी कि जो निचले, ये इन्हें कहा जाता था कि ये इस तरीके के कास्ट्स हैं, ये ट्राइब्स हैं, तो उन्हें आप हमारे बराबरी है जो सभी के बराबर रखने के लिए ये प्रोविजंस लाए गए थे उस समय। तो इक्वालिटी का कंसेप्ट यहाँ पर कहा जा सकता है। उसके बाद में एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाए गए थे। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो देश का नागरिक है वो वोट कर सकता है, उसे वोट करने का हक दिया गया था जो 18 ईयर्स के अबव है। ये 18 ईयर्स पहले नहीं था, पहले 21 साल रखा गया था कि 21 साल से जो बड़े हैं उन्हें वोट करने का हक दिया गया था। और उसको हटा करके 18 ईयर्स कर दिया गया था। ये 61st अमेंडमेंट में, जो कि 1988 में 61st अमेंडमेंट किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि अब 18 साल के ऊपर के सभी को दिया जाएगा। तो भारत में ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी जल्दी ले आए थे। बाकी जो देश हैं उन्हें काफ़ी समय लगा, जैसे अमेरिका को आज़ाद होकर काफ़ी समय हो गया था और फिर 1920 में उन्होंने ये कंसेप्ट अपने देश में लागू किया था। ब्रिटेन ने भी 1926 में अपने देश में इस तरीके का कंसेप्ट लाए थे। सिंगापुर को और भी ज़्यादा समय लग गया था, जो कि हमारे देश आज़ाद होने के बाद उन्होंने अपने देश में ये लागू किया है, और वो भी काफ़ी देर बाद लागू किया था। तो इस तरह से जो देश हैं बाकी उनको काफ़ी समय लग गया ये कंसेप्ट लाने में कि सभी को इक्वल हक दे दिया जाए। हमारे देश में ये काफ़ी जल्दी ला दिया था कि जैसे ही आज़ाद हुआ वैसे ही सभी को इक्वल हक दे दिया गया था। और ये जो स्टेप उठाया था, ये जो काम किया गया था, इसे काफ़ी बोल्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये काफ़ी रिमार्केबल क्यों बन गया? इसलिए बन गया कि हमारा जो देश है वो काफ़ी वास्ट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर, पावर्टी रेट काफ़ी ज़्यादा थी, पुअर लोग थे, गरीबी थी। उसके बाद इनइक्वालिटी थी यहाँ पर, सोशल इनइक्वालिटी हमारे देश में थी, और इलिटरेसी थी कि
जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते थे भारतीयों को। तो ये सभी कारण थे, लेकिन फिर भी हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट लाया गया। तो एक काफ़ी बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, काफ़ी रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट था, और काफ़ी सही काम उस समय किया गया था। क्यों ये सही डिसीजन था उस समय, तो उसका कारण ये है कि इससे डेमोक्रेसी काफ़ी ब्रॉड बेस्ड हो गई, कि सभी को समान हक दिया गया। डेमोक्रेसी का एक अच्छा उदाहरण हमारे देश बनकर के सामने आया था। उसके बाद में सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज सभी बनता इंसानों को मिल गई थी, यहाँ पर सभी भारतीय नागरिकों को मिल गई थी, कि यानी कि कोई भी, यदि आप हाँ, कोई बड़े नेता की बात कीजिए, या फिर कोई चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, तो यदि वो वोट करने जा रहे हैं तो उसके साथ बाकी जो नागरिक हैं वो भी वोट करने जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखा गया था, बिल्कुल इक्वालिटी ये बता रही थी वहाँ पर। एक सेल्फ रिस्पेक्ट सभी को थी कि आप कोई भी हो, आप वोट कर सकते हैं भारत में। तो सभी बराबर, और सभी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन किया गया। उसके बाद में जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है, इसी की बात हम कर रहे थे कि इक्वालिटी, सभी सभी बराबर हैं इसके सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। फिर एक सिंगल सिटीजनशिप है पूरे देश में, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। यूएसए में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। जैसे यूएसए में नेशनल सिटीजनशिप अलग है, स्टेट सिटीजनशिप अलग है। भारत में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कुछ स्पेशल प्रोविजंस उसके लिए किए गए हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, कुछ ट्राइबल एरियाज़ के लिए किए गए हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं उनके लिए किए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लिए पहले किए गए थे उसे, और अब उन्हें यूनियन टेरिटरी में जब डिवाइड कर दिया गया है तो वो प्रोविजंस अब नहीं है। लेकिन ट्राइबल एरियाज़ में अभी भी रखे गए हैं। जैसे शेड्यूल 6 में, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में रखा गया है। उनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन सिटीजनशिप जो है वो एक ही है पूरे देश में, ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बनाई गई है जो कि संविधान से अलग है। यानी कि संविधान में ये नहीं है कि किसी को इन्हें फॉलो करना है, ये अपने आप इंडिपेंडेंट अपना काम कर सकते हैं, ये खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कैसी बॉडीज़ थी, तो इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है उसमें से, जो पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये खुद ही इलेक्शंस करवा सकता है, ये अपना डिसीजन ले सकता है कि तो कब इलेक्शंस करवाने हैं, ये डिसीजन खुद इलेक्शन कमीशन कभी भी ले सकता है। उसके बाद सीएजी है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये ऑडिट करता है अकाउंट्स का, कि जो सेंट्रल और स्टेट के अकाउंट्स है, एक्सपेंडिचर है, उन सब के बारे में अकाउंट करता है कि किस तरह से खर्चा हो रहा है, क्या उन सभी चीज़ों को अकाउंट करता है। इसका बारे में हम डिटेल में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, ये सभी बॉडीज़ के बारे में। फ़िलहाल हम ये समझ लेते हैं कि कौन सी बॉडीज़ इंडिपेंडेंट है। उसके बाद में यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है और साथ में ही एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कुछ डिसिप्लिनरी मैटर्स के बारे में। फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे कि हमने यूनियन देखा देश भर, वैसे ही अपने अपने स्टेट्स का भी अपना सर्विस कमीशन है, जो कि काम उनका सेम है। लेकिन जैसे यूनियन की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो गवर्नर को एडवाइस करता है। तो ये सभी जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, इनका जो एक्सपेंसेस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। और इंडिपेंडेंस इन सब की किसी तरह का इस तरह से मेंटेन्ड है, जैसे हमने पहले जुडिशरी के बारे में पढ़ा था कि उनका टेन्योर फिक्स रहता है, उनको सर्विस कंडीशंस फिक्स है उनकी। तो ये भी उसी तरह से इंडिपेंडेंट है। उसके बाद में हम इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस है, जो कि प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर रहती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को लागू किया जा सके देश में। तो 3 तरीके की इमरजेंसीज होती है देश में। नेशनल इमरजेंसी वो इमरजेंसी होती है कि जब एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि किसी देश से हमारे यहाँ कोई लड़ाई चल रही हो, या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो। आर्म्ड रेबेलियन जो ये वर्ड है ये बाद में चेंज किया गया था, क्योंकि ये पहले आर्म्ड रेबेलियन नहीं था। यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस ये वर्ड यूज़ किया जाता था। तो जब देश में आर्म्ड रेबेलियन होगा, ये सही वर्ड इस समय है, तब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। आर्टिकल 352 में लिखा गया है। उसके बाद में स्टेट इमरजेंसी है, जिसे कि प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है। तो इसके अंदर दो कारण है जब स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहला कारण ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए स्टेट्स में, यानी कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा हो किसी वजह से, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। वो 356 आर्टिकल में लिखा गया है। या फिर
जो सेंटर ने आदेश दिए हैं, सेंटर का जो डायरेक्शंस है उसे फॉलो नहीं कर रहा है, तब प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। ये लिखा गया आर्टिकल 365 में। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर कोई थ्रेट हो तब ये लगाई जाती है, 360 आर्टिकल में लिखा गया है। और जब इमरजेंसी लगाई जाती है तब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से पावरफुल हो जाती है और फेडरल सिस्टम को यूनिटरी सिस्टम में तब बदल दिया जाता है। तो यदि आपसे कोई सवाल पूछे कि फेडरल सिस्टम जो हमारा है वो यूनिटरी सिस्टम में कब चेंज हो जाता है, तो वो इमरजेंसी के दौरान चेंज हो जाता है। तो ये इस तरीके से इसका जवाब होगा। उसके बाद में 3 टायर सिस्टम है। ये हमारा लास्ट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि 3 टायर गवर्नमेंट है हमारे देश में। एक सेंटर पर है, एक स्टेट पर है, और एक जो हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट करके पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया, तो वो 3rd टायर गवर्नमेंट हो गई। 73rd अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, और पार्ट 9 और शेड्यूल 11 इन दोनों को ऐड कर दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और पंचायत यानी कि रूरल लोकल गवर्नमेंट ऐड कर दी गई थी। और 74th अमेंडमेंट करके पार्ट 9A यानी कि जो पहले पार्ट 9 ऐड किया था उसके अंदर ही पार्ट 9A ऐड कर दिया गया, और नया शेड्यूल जो कि 12th शेड्यूल है उसे ऐड कर दिया गया था, और इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ कही गई है जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो इस तरह से हमने आज फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट, फीचर्स ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने पूरा कर लिया है। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है या फिर पहले के जो भी लेक्चर्स है उसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और आगे हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रीएम्बल के बारे में। हम प्रीएम्बल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रीएम्बल में क्या लिखा गया है, अमेंडमेंट कुछ की गई होंगी तो कब की गई होंगी, और अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।